और ये 500 रुपए का सम्मान आदरणीय ओम प्रकाश सर, ये 500 रुपए दे रहे हैं, इनके बहुत बहुत धन्यवाद। और दुख में सिर्फ 2 ही व्यक्ति थे जिनमें माता था इंसान का, और जिनके कारण शरीर ऊंचा हुआ इस पूरे से महान का। पहला नंबर देश में तथागत बुद्ध भगवान का, और दूसरा नंबर यहाँ हुआ एक भीमराव विद्वान का। जो कर दिया वो अन्यथा अम्बेडकर, और बेताज जो शासन करे वो सुल्तान था अम्बेडकर। अपने आप में ही एक लायाप था अम्बेडकर, और दलितों की तो बात छोड़ो पूरे भारत का बाप था मसीहागर। तो खुशियों का सिलसिला कभी शुरू ना होता। बेरंग रहती है जमीन, बेरंग रहती है जमीन, आसमान का रंग कभी नीला ना होता, आसमान का रंग कभी नीला ना होता। ये देश तो कब का कंगाल हो गया होता मेरे बहनों भाइयों। ये देश तो अगर इस देश में मेरे भीम जैसा बब्बर शेर पैदा न होता, पैदा न होता। आइए संविधान के अंदर हमको क्या क्या अधिकार मिले। ले हवा बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमको संविधान बना करके तैयार कर दिया। तो कैसे हो बना संविधान किया ओ इस देश के हवाले, बाबा भीम का किया देश ये समूचा। नहीं कोई नीचा छोड़ा, नहीं कोई ऊंचा, दुनिया की दौलत से तुलाया जा नहीं सकता, दुनिया की दौलत से तुलाया जा नहीं सकता। एहसानी का बदला, एहसानी का बदला चुकाया जा नहीं सकता। बड़ा मुश्किल गुजारा था। अगर हमें कौन तुम मिलते, बड़ा मुश्किल गुजारा था। और जहाँ पहुँचा हूँ बुलंदी पर मैं एक टूटा सितारा था। पूरी है। 2 बजे से भोजन की व्यवस्था होगी। अधिक से अधिक संख्या में आए। प्रोग्राम थोड़ा बड़ा है, 1000-1500। और हमारे विशेष अतिथि ऐसे एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं नरसिंह के, आप आए सर, स्टेज पर आए और आपका स्वागत। केपी सिंह जी और उनकी टीम साथ में आइए सर। श्याम सुंदर जी, बने हुए कोठी तेरे महल और चवारे, बिजली का चलता पंखा नहाने को फुहारे। और क्या अधिकार दे दिया। ओ मीला का बन के मालिक रहता आज मौज में, बन के सूबेदार मेजर जाता सीधा फौज में। और बाबा साहब ने क्या अधिकार दे दिया। डाल कर कंधे पर हथियार तुमको लड़ने का अधिकार। बाबा वोट का अधिकार तुम्हें भीम ने दिलाया। और बाबा साहब ने आपको क्या बना दिया। पंच सरपंच नंबरदार तुमको बनने का अधिकार। बाबा भीम की बने करके मंत्री जो करता है शासन, मंच के ऊपर खड़ा देता है भाषण। साथियों, ये कविता मेरे दादा गुरु महासमी चंद्र बौद्ध जी ने लिखी है।
इस कविता से बहुत पहचान मिली। और गुरुजी साथियों बैठे हुए स्टेज पर, जो कि पिताजी भी हैं डॉक्टर बोरदोस गौतम, चाहती हूँ इनके ऊपर जोरदार तालियां हो जाएं। इन्होंने 6 साल की उम्र से बाबा साहब का मिशन साथियों समझाया और आज 13 साल साथियों मिशन को चलाते चलाते हो गई, अपने समाज को जागरूक करते करते 13 साल हो गई। और ये सब इनकी बदौलत हुआ, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी चल तुझको ये अधिकार करना सारे आंखें चार हम अपनी संस्कृति के बारे में बच्चों को नहीं बताएंगे तो उनको कैसे पता लगेगा। हम यहाँ के शासक थे, ये उनको नहीं बताएंगे तो उनको ये कैसे पता लगेगा। हम गुलाम कैसे हुए, 200 वर्ष हमने शासन किया तो फिर स्थिति ये कैसे आई। जब तक हम अपने बच्चों को इस इतिहास के बारे में नहीं बताएंगे तो हम बदलाव नहीं ला सकते। बाबा साहब ने कहा भी है, जब तक हम अपने इतिहास के बारे में जान नहीं सकते तो हम इतिहास को लिख भी नहीं सकते। बाबा साहब ने वोट का अधिकार इसलिए दिया, पहले राजा के या रानी के पेट से ही राजा पैदा हुआ करते थे, लेकिन बाबा साहब ने वोट का अधिकार दे करके इसको गलत साबित कर दिया। अब वोट के अधिकार से ही राजा पैदा होगा। हम अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, लेकिन अगर संस्कार नहीं है तो उसकी दहाड़ को कोई नहीं सुनेगा। तो सभी से ये निवेदन है कि बाबा साहब ने जो एक पुस्तक लिखे, ग्रंथ हमको दिया, संविधान, भगवान बुद्ध उनका अधम एक पुस्तक है, ज्योतिराव फूले की एक पुस्तक है गुलामगिरी। हम उनको पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं ताकि उनमें संस्कार उत्पन्न हो और तभी हम इस बदलाव को कर सकते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। वो एक ऐसे समाज के रूप में भी बैठे हुए हैं जो इस देश के अंदर क्रांति कर सकता है। यहाँ का जो हुजूम है, यहाँ की जो गैदरिंग है, वो एक शिक्षक वर्ग है इसमें, और शिक्षक वर्ग के ऊपर बाबा साहब बहुत बड़ा दायित्व सौंप के गए थे। लेकिन मित्रों, क्या हम सामाजिक ईमानदारी और सामाजिक जिम्मेदारी निभा पा रहे हैं? ये प्रश्न हम सबके सामने है। दूसरा बात यह है कि देखिए, हमको जीवन में पता नहीं कितने बार सेटबैक लगता है, हमारे मनोबल को तोड़ा जाता है, हमको बेइज्जत किया जाता है, लेकिन हम उससे सबक नहीं सीखते हैं या वो हमको अंदर तक झकझोरता नहीं है। देखिए, भगवान बुद्ध को जब वो बाहर निकले अपने महल से तो उनको झकझोर दिया गया। उन्होंने जो सीन देखा, एक वृद्ध का, एक बीमार का, एक मृत्यु सबका देखा, तो उनको अंदर से झकझोर दिया गया। और जब महामना ज्योतिबा फुले को एक मित्र की शादी से बाहर कर दिया गया, उनको बेइज्जत करके निकाल दिया गया, तो उनको भी सेटबैक लगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 1917 में जब वो कोलंबिया से पढ़ करके उच्च डिग्रियां लेकर के आए और बंबई के एक पासी होटल में उनको ठहरने का मौका मिला, उनको मजबूरी में ठहरना पड़ा और जाति का उन्होंने उल्लेख नहीं किया। लेकिन जब उस होटल मालिक को यह पता पड़ गया कि डॉक्टर अंबेडकर शूद्र है, अछूत है, तो मित्रों, उनके कपड़े, उनकी किताबें, उनका सामान रात में, ठंड भरी रात में, दिसंबर का महीना था, और उसमें उनके सामान को बाहर फेंक दिया। तो डॉक्टर अंबेडकर एक निकट के एक पार्क के सामने आए और उन्होंने वहां पर रात गुजारी खुले में। लेकिन उन्होंने उस रात ये प्रण किया था कि जब तक मैं इस देश से इस मनुवाद की जड़ें नहीं हिला दूंगा, जब तक अपने समाज को शासक वर्ग नहीं बना दूंगा, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। लेकिन हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं कि हमको वो प्रेरणा नहीं दे पाती हैं, हम उनसे प्रेरित नहीं हो पाते हैं। हमारे अंदर राजनीतिक चेतना जगी है, क्योंकि कांशीराम जी राजनीतिक चेतना इस समाज के अंदर जगा के चले गए हैं।
और आज डॉक्टर अंबेडकर का हम राजनीतिक दोहन कर रहे हैं। हर पार्टी डॉक्टर अंबेडकर के बिना अधूरी है। उनका नाम लिए बिना उसको सत्ता नहीं मिल सकती, चाहे वो दलितों की पार्टी हो, चाहे वो सवर्ण ब्राह्मणवादी वर्चस्व वाली पार्टियां हो, सबके साथ डॉक्टर अंबेडकर हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर को आप देखिए, आप बहुत बुद्धिजीवी वर्ग हैं, मुझे इशारा मिल रहा है, मैं पूरी बात नहीं कह पाऊंगा। डॉक्टर अंबेडकर के साथ जो धोखा हो रहा है, उस धोखे को आपको पहचानना होगा। वो धोखा हम भी कर रहे हैं, हमको भी खुद अपने गरिमान में झांकना होगा। हमें अपनी अंतर आत्मा की चेतना को जगाना होगा। और जो धोखा ब्राह्मणवाद से हो रहा है, जो सवर्ण वर्चस्ववाद से हो रहा है, कि डॉक्टर अंबेडकर के चेतना को, उनके आंदोलन को किस तरीके से नेस्तानाबूद करने के लिए वो जो ब्राह्मणवाद है, जिसके खिलाफ बाबा साहब जीवन पर्यंत लड़ते रहे, उसको वो आत्मसात कर रहा है, यानी उसको अपने में समाहित कर रहा है। और हम विद्वेष के बिना किसी लड़ाई के हम इकट्ठे हों, भाईचारा बढ़ाएं, ये सबसे बड़ी मांग है। आज देखिए, डॉक्टर अंबेडकर को किताबों से बाहर निकालना है और उसको एक आंदोलन के रूप में हमें परिणित करना है। धन्यवाद आपका। संगठित नहीं होंगे, हमारा कोई संघर्ष पूरा नहीं हो पा रहा। आज भी हर जगह, हर किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं भी देखते हैं हम कि सब अपने अपने लोग ही अलग अलग भागते हैं। जो हमारी जितनी भी हमारा अधिकार है, वो हम अधिकार ले ही नहीं पा रहे। बाबा साहब तो दे गए हमें, उन्होंने सब कुछ दे दिया हमें, जितना उनका बनता था, जितनी उनसे मेहनत हो चुकी उस टाइम, उन्होंने हमें सब कुछ दिया, लेकिन हम अपने अधिकारों को लेने के लिए खुद ही खड़े नहीं होते। तो हमें सबसे पहले, मेरा इतना ही है कि हम सब पहले संगठित हों और संगठित होके संघर्ष करें, अपने अधिकारों को लेकर रहें। अपन में बात को पकड़ने की जरूरत है यहाँ से कि उन्होंने शिक्षा को आधार रखा, भेदभाव को दूर करने के लिए, आडंबर को दूर करने के लिए, देश में समानता और न्याय स्थापित करने के लिए इस काम को 90 तक करते रहे। फातिमा बीबी और माता सावित्रीबाई फुले के साथ यहाँ उनका निधन हो जाता है। यही फातिमा बीबी भी चली जाती है 90 में, लेकिन साथियों, जो ज्योति जलाई थी उन्होंने, माता सावित्रीबाई फुले ने 1897 तक। और एक घटनाक्रम और होता है, 1894 में साहू जी महाराज का राज्याभिषेक होता है और इस सामाजिक परिवर्तन और न्याय की लड़ाई को 1922 तक, उनका निधन होने तक वो आगे ले जाते हैं। और उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस मुहिम को अपने हाथ में लेते हैं। तो उनकी जो सोच थी, उसे समझिए उनकी विचार की क्या थी कि इस देश में वो समानता चाहते थे। और यदि उनकी सारी किताबें पढ़ें, जो 22 वॉल्यूम में, उनसे 6 किताबों का मुझे अध्ययन करने का अवसर मिला। अभी समय इतना नहीं मिला कि सबको पढ़ पाऊं, लेकिन उन्हें पढ़ने के बाद मैं समझ पाया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश में कास्टलेस सोसाइटी चाहते थे और उसी से इस देश में समानता आएगी। और जब समानता होगी तो स्वतंत्रता भी रहेगी और साथियों, न्याय का शासन स्थापित होगा। ये बातें संविधान में बाबा साहब ने बड़े संघर्ष के बाद शामिल कर दी हैं। तो वर्तमान की जो आवश्यकता है इस देश में, जो हमारा जो प्यारा देश है, जिसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बड़ी मोहब्बत थी, बहुत प्यार था, इस प्यारे देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था उन्होंने दी संविधान के रूप में, उसे बचाए रखने की आवश्यकता है। और जिस संविधान में इसमें किसी जाति भेद की बात उनको मौका मिला, तो तमाम देशवासियों के लिए जो अधिकार उन्होंने दिए हैं, नियम कानून उपनियम बनाए हैं, उस संविधान की रक्षा की आवश्यकता है। तो साथियों, मैं यहीं पर अपनी बात को रखूंगा और मैं आगे उम्मीद करता हूं कि आने वाले जो वक्ता है इस विषय को आगे बढ़ाएं और कुछ बिंदु देकर के जाएं। संवैधानिक गति कैसे बढ़े है? वो गति किसी और के हाथ में नहीं है, वो गति तो हमारे और आपके हाथ में ही है। पढ़ के लिख के नौकरी भी कर रहे हो, रिटायर भी हो रहे हैं। मैं ज्यादातर उनका और अभिवादन करता हूँ जो रिटायरमेंट होने के बाद मुझे धर्म और समाज में और राजनीति में लेने सावधान रहना है, केवल राजनीति से। सभी का अभिवादन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। कारवां को आगे लेके चल रहे हैं, हमें उनका पूरा साथ देना चाहिए, जिससे कि आए दिन जो हमारे साथ में घटनाएं हो रही हैं, अभी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, ऐसी घटनाएं न हो। तो इनको हमें तन मन धन से इनका हाथ मजबूत करना होगा, तभी ये आगे बात को ले जाएंगे। इसलिए शेर बनिए अपने समाज के लिए। कोई भी आपदा आती है उस पर सभी लोग
एकत्रित हुई है। जहाँ भी आप बताए 7 लोग साथ दीजिए और इस कारवां को, जो बाबा साहब का जो कारवां है और हमारे समाज के जो साथी SC ST यूनियन में लगे हुए हैं, इनके हाथ मजबूत कीजिए। जैसे भी हो सकता है इन्हें, जो भी यदि गलत काम कर रहे हैं तो इन्हें शिक्षा दीजिए, इन्हें उन नीतियों पर चलने के लिए मजबूर कीजिए। और यही हमारे बाबा साहब के लिए सपना साकार होगा। यदि हम संगठित हो जाएंगे तो हम संघर्ष कर सकते हैं, में रहेंगे तो आपको किसी की हिम्मत नहीं है जो आपकी तरफ आंखें उठा के देख सके। इन्हीं शब्दों के साथ अगर लास्ट में ये कहूंगा कि ये वक्त मेरा ये काम कर दे। बाबा साहब के अंदर कोई कमी नहीं थी, वो बुद्धि बल में तो सबसे आगे थे ही थे, लेकिन उन्होंने जनबल भी इकट्ठा किया और जनबल से धनबल आता है और धनबल से साथियों बाहुबली भी बन जाता है। जैसे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे हमारे देश में। लेकिन जब ये सारी चीजें आ जाती हैं तो फिर क्या होता है, हमारा मनोबल भी ऊंचा हो जाता है। तो बाबा साहब का मनोबल बहुत ऊंचा था। दुनिया में देखिए डंका बज रहा बाबा साहब का, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, रूस हो, जापान हो, जहां भी देखो बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। तो बाबा साहब ने बुद्धि बल और हमारे लिए जनबल, धनबल, बाहुबल और मनोबल, ये सारी चीजें हमको दे के गए। तो मैं यही कहूंगा आज के इस शुभ अवसर पर कि हम सभी साथी अपनी बात दृढ़ता से कब रख पाएंगे किसी दूसरे के सामने, कि पहले हमें सही होना चाहिए। उस समय हमारे 30 MP में डॉक्टर कीर्ति सोलंकी जो अहमदाबाद से MP हैं, वो खुद एक सर्जन है, प्रोफेसर पढ़े लिखे, वो इस कमेटी के चेयरमैन है। तो हमारे लिए सौभाग्य ऐसे पढ़े लिखे जो एक प्रोफेसर है खुद, वो इस कमेटी के चेयरमैन है और उनके नेतृत्व में कमेटी बहुत अच्छा काम कर रही है। उसके लिए एक दो एग्जाम्पल में दे दूं, बहुत लंबा टाइम भारत की महिलाओं के लिए किया, शायद ही आज तक किसी ने किया हो, पर दुर्भाग्य से वो आज भी भारत के नारीवादी आंदोलन का चेहरा नहीं बन पाए। 1942 की बात है, जब शायद भारत आजाद भी नहीं हुआ था, जब भारत की नारियां 4 दीवारी में बंद थी, तब उन्होंने पेड मैटरनिटी लीव दिलवा दी थी हमें। वो भविष्य दृष्टा थे। वो इतना कुछ देना चाहते थे, वो सामाजिक समरसता की बात कर रहे थे, उन्होंने नफरत नहीं फैलाई। भारत में 2 ही लोग कुचले रहे, 2 ही वर्ग थे, महिलाएं और दलित। और जितना मैं पढ़ती गई उतना मैं आपके करीब महसूस करती गई, क्योंकि हम तो आपकी बराबरी खड़े थे। महिलाओं की कोई जाति नहीं है, ये मेरा बिल्कुल खुल के विचार है कि हम महिलाओं की कोई जाति नहीं है, हमारी एक ही जाति रही है, हम शोषित वर्ग रहे। और आज भारत में सबसे बड़ा जो भेदभाव है वो लैंगिक भेदभाव है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आरक्षण मिल गया, लेकिन महिलाएं, भारत की आधी आबादी जो आज 50% हो गई है, उनकी आबादी का 33% का बिल भी 2008 से पार्लियामेंट में पेंडिंग पड़ा है। इस सभागार में जितनी संख्या महिलाओं की थी, लगभग उतनी भारत की पार्लियामेंट में भी है। कहां है समानता? हम किस समानता की बात कर रहे हैं? हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, भारत का अमृत काल चल रहा है। ये कौन से अमृत काल चल रहा है? 2014 में महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की अगर मैं बात करूं तो 2014 में जो हम 117वें पायदान पे था भारत,
2020 में 143 पे पहुंच गया और 2022 में हम 148वें पायदान पे हैं, लेकिन हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। किसी भी दल ने आज तक ये पहल नहीं करी, इतनी इच्छा शक्ति नहीं दिखाई कि वो 33% के बिल को पास कर सके, जहां रातों रात बिना बहस के भी पार्लियामेंट में बिल पास हो जाते हैं। हमारी आवाज बुलंद करने वाला अभी कोई नहीं है, कोई बहुत संगठन नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। मैं भारत की सारी महिलाओं की तरफ से 2 लाइन बोलना चाहूंगी। एक गीत कुछ और था, मैं थोड़ा चेंज करना चाहूंगी। दे दी हमें आजादी बिना, आगे बोलेंगे, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, और नागपुर के संत तूने कर दिया कमाल। जब पूरा देश अंग्रेजों से लड़ रहा था, गुलामी 2 तरह की थी भारत में, एक सामाजिक स्तर पर थी और एक औपनिवेशिक स्तर पर थी, और हम सिर्फ औपनिवेशिक लड़ाई लड़ रहे थे, अंग्रेजों को भगाने की लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन जो देश में अपनों की गुलामी थी, उसकी लड़ाई सिर्फ बाबा साहब लड़ रहे थे। हमें फर्क नहीं पड़ रहा था उन लोगों से, हम अपनों के मारे हुए थे। हमें शायद अंग्रेजों से इतना अत्याचार नहीं था जितना अपनों ने हमें दर्द दिए, और उस दर्द को सिर्फ उन्होंने महसूस किया, बाबा साहब ने महसूस किया। जब पश्चिम में स्विट्जरलैंड जैसे देश में 1971 में वोटिंग राइट मिलता है, जब पश्चिम के देशों में भी 150 साल तक महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ा, वहां भारत की महिलाओं को एक झटके में उतार गए हो। आपको लगता है इतना आसान होगा? वो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि आजादी की लड़ाई लड़ने वाला वो वर्ग महिलाओं को आजाद करना बिल्कुल नहीं चाहता था। वो बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं थे ये आजाद हों। और बाबा साहब तो बहुत दूर की बात सोच रहे थे जब वो कह रहे थे कि मैं किसी भी समाज की तरक्की उस समाज की महिलाओं की तरक्की से देखता हूं। और जब उस समय जब भारत की महिला 4 दीवारी और बेड़ियों में जकड़ी हुई थी, उस समय उसे तलाक का अधिकार दे रहे थे। भारत की महिलाओं की स्थिति कोई मुस्लिम महिलाओं से बहुत अच्छी नहीं थी। अब उन्हीं के एक बल खड़े थे बिल्कुल। तब भारत के पुरुषों को भी 4 विवाह का अधिकार था, महिला का कोई अधिकार नहीं था, और अत्याचारों की लंबी फहरिस्त थी। तब वो हमें उन सब से मुक्ति दे गए, लेकिन सामाजिक तौर पर वो अधिकार हमें अब तक नहीं मिल पाए पूरी तरह, ये भी सच है। और राजनीतिक तौर पर हमें वो सारे अधिकार दे गए। आज 50 साल, आज 75 साल होने को जा रहे हैं। 75 साल पहले वो कह गए थे कि जब तक सच्चा लोकतंत्र नहीं आएगा, जब तक भारत की बेटियों को उसके पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं मिलेगा। उनकी सोच थी कि समानता का अधिकार तब तक नहीं आ सकता जब तक समानता अवसरों की नहीं होगी, और सच्ची आजादी वो है जब हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगे। भारत की कुल वेल्थ का ओनली 3% महिलाओं के पास है। ये कौन सी आजादी है? सबसे दुर्भाग्य की बात ये रही कि हमें धर्म की ऐसी अफीम चटाई गई कि जब वो हिंदू बिल कोड की बात कर रहे थे, क्योंकि उनको ये बता दिया गया था अरे ये तुम्हारी बात क्या करेगा, क्योंकि इतनी समझ नहीं थी, पढ़ाई लिखाई थी नहीं। लगभग 200 साल पहले अगर चले जाओ तो कितनी किताबें हैं जो महिलाओं ने लिखी है। सारा कानून उस मरुआन से चल रहा था जिसमें महिलाओं को 2 दर्जे का बता दिया गया था। बचपन से मेरी बहुत गंदी आदत थी कि बहुत जैसे कह दिया ब्लाइंड, मैं किसी भी बात पे फॉलो नहीं कर पाती थी। और जब हमें रामायण और महाभारत ही पढ़ाए जा रहे थे, और जब हमें गांधी ही सिलेबस में पढ़ाए जा रहे थे, तो वहां भी बहुत सारे क्वेश्चन मेरे मन में चल रहे थे जिनके जवाब शायद अब पूछने की जरूरत नहीं, अब तक किसी ने दिए नहीं, और अब मैंने खुद खोज लिए वो। ये सारे सवालों के जवाब आज मैंने ढूंढ लिए और पहले किसी ने दिए नहीं।
आज मेरी आप सबसे, जितना बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ बैठा है, मेरी सबसे गुजारिश है कि सबसे बड़ा भेदभाव अब लैंगिक भेदभाव है। इसको मिटाने में, अपनी आधी आबादी का सम्मान करें, इसको मिटाने में हमारी मदद करें, हमें आगे लेके आए, हमारा हौसला बढ़ाएं और इस पर इतनी चर्चा करें कि सरकारें और राजनीतिक दल मजबूर हो जाएं इस 33% के बिल को पास करने के लिए। जब आप तीसरे स्तर पर आरक्षण लागू करते हो तो देखो वहां कितनी जागरूकता आती है। आज देश में कम से कम 1 लाख महिला सरपंच हैं और वो अपनी योग्यता क्षमताओं से जैसे चला रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब भी हमें मौका मिला, फाइटर प्लेन उड़ाने से लेकर जहां जहां भी आपने लगा दिया, वहां वहां अपनी योग्यताओं का लोहा मनवा दिया। अब और कितने एग्जाम देने बाकी हैं। बाबा साहब के सपनों का भारत, सच्चा लोकतंत्र तभी होगा जब पार्लियामेंट से लेकर इस हॉल में भी 50% आधी आबादी बैठी होगी। अरे हमसे आगे तो बांग्लादेश और पाकिस्तान भी है, जहां पार्लियामेंट में 20 और 21% महिलाएं हैं। भारत में तो 10% से ऊपर ये आंकड़ा जा ही नहीं पा रहा है। और रवांडा जैसा देश, साउथ अफ्रीका, जहां 63% पार्लियामेंट में महिलाएं हैं, तो ऐसे लगता है कि हमारी मुक्ति और आजादी तो अभी बहुत दूर की बात है। मैं इसी के साथ, बाबा साहब जितना कर गए उसमें अभी कई सदियां लग जाएंगी शायद हमारी राजनीतिक पार्टियों में इतने दृढ़ इच्छा शक्ति पैदा होने में। मैं उनको सारी भारत की महिलाओं की तरफ से धन्यवाद देती हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ बाबा साहब के प्रति और अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद। पत्रकार नेहरू के पास जाते हैं, नेहरू जी सोए हुए हैं। पत्रकार देश के तमाम बड़े बड़े जननायकों के पास जाते हैं, लेकिन सबके सब सोए हुए हैं। अर्धरात्रि का समय है, पत्रकार, विदेशी पत्रकार विलंब से पहुंचे। उन्होंने सोचा चलो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर है, 26 अलीपुर रोड पे बाबा साहब रहते थे उस समय। पत्रकार बाबा साहब के पास पहुंचते हैं, वहां उनका सिक्योरिटी गार्ड बाहर बैठा हुआ है, कहता है कि बाबा साहब से मिलना है। वो कहता है कि मैं बाबा साहब से पहले पूछ लूं। बाबा साहब कहते हैं, और जब वो गए अंदर कि बाबा साहब आपसे कुछ पत्रकार मिलना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि तुरंत मेरे शयन कक्ष में ले आओ। दोस्तों, अर्धरात्रि का समय है, बाबा साहब के पास पत्रकार जाते हैं। पत्रकार सवाल पूछते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, हम गांधी के पास गए सोए हुए थे, हम नेहरू के पास गए सोए हुए थे, क्या कारण है कि अर्धरात्रि के समय आप जागे हुए हैं? बाबा साहब ने कहा था, उनका समाज बहुत पहले से जागा हुआ है, इसलिए वे सोए नहीं हुए। मेरा समाज अभी जागा नहीं है, इसलिए मैं सोया नहीं हूं। मेरा समाज जागेगा कहां? विजेंद्र भाई ने पूरियों की लाइन लगा रखी है, वहां जागेगा कैसे समाज? देश की इस 75 साल की आजादी में कभी आपने सोचा है कि 73 वर्ष हो गए इस संविधान को लागू हुए, संविधान पर कितने हमले हो रहे हैं? ये कोई विचार नहीं करता। बाबा साहब ने जिनको भेजा, भंडारी जी कह रहे थे, सत्ता की वो चाबी है, और जो भी वहां राजनीति में जाएगा, भाई वो राजनीति में जाने वाले कौन हैं? वो पट्टा पहनने वाले कौन लोग हैं? सब एक जैसे नहीं है, मगर सारे एक जैसे नहीं है। पार्लियामेंट जननी जने तो शेर जने, या दाता या नूर, या जननी बांध कहलावा क्यों गवा में नूर। पार्लियामेंट में बोलते हैं, लेकिन जैसा कि मेरे भाई ने कहा, शेखर जी ने, सब एक जैसे नहीं है। बोलते हैं वहां पर भी, अगर वो ना बोलते तो कैसे चुन करके दोबारा आ जाएंगे? हालांकि 4 साल 11 महीने 20 दिन वो पार्लियामेंट के वे सांसद नहीं घूमते अपने वहां,
10 दिन ही जाते हैं समाज के बीच में, लेकिन समाज के लोग जिनको अभी आप ब्राह्मणवाद, अंबेडकरवाद, न जाने कौन कौन से वाद आप कह रहे थे, कभी आपने ये भी सोचा है कि इसी बहुजनवाद में से एक नव ब्राह्मणवाद भी पनप रहा है? वो नव ब्राह्मणवाद क्या है? वो नव ब्राह्मणवाद वो है जो बाबा साहब के संविधान की वजह से, जो बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो सेधने का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। अरे क्या पिया उसने वो दूध? आईएएस, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर और प्रिंसिपल सब के सब बनने के बाद अपने समाज से कट गए। कोई नहीं है। कभी आप ये सोच रहे हैं 500, 600, 1000 किलोमीटर से यहां दिल्ली में आ गए, और दिल्ली में आने के बाद बड़ा बड़ा बोर्ड आपने लगा लिया, मास्टर विजेंद्र सिंह, फलाना चौहान साहब, फलाना इलाहाबाद, फलाना सहराबाद, फलाना ये, फलाना वो, और नीचे लिख दिया कुत्तों से सावधान। अरे भाई, मैं ये जानना चाहता हूं धोखा किसने दिया? धोखा बाबा साहब ने जब कहा था 18 मार्च को आगरा के अंदर कि मैं बड़े कष्टों और मुसीबतों से इस कारवा को यहां तक लेकर के आया हूं, मेरे इस कारवा को यदि आप आगे ना बढ़ा सको तो पीछे भी मत धकेलिए। ये धकेलने वाले कौन हैं? ये धकेलने वाले चरण सिंह भंडारी है, हंसराज सुमन है। क्यों? मैं अपने को भी मानता हूं। क्यों? अकेला तो वो नहीं है ना, सब हम लोग हैं ब्राह्मणवाद को गाली देते। पहली पीढ़ी है। अगर मेरी पहली पीढ़ी ब्राह्मण ने नहीं पढ़ाया होता, मैं यहां दहाड़ता नहीं, मैं यहां दहाड़ता नहीं। ब्राह्मणवाद को आप गाली दे रहे हैं, ब्राह्मण की ही जेब में जा रहे हो, ब्राह्मण के पैर भी छू रहे हो। जब नाम रखवाना हो, मंगल को पैदा होना है, तो वो तो रखेगा भाई मंगलू। बुद्ध को पहना हो तो बुद्धू रखेगा, और भाई किसी का नाम वो हो रहा हो तो छेदाराम भी रख देगा। एक डायरेक्टर थे हमारे, विजेंद्र जी जानते हैं, वो थे पी दास, नाम उनका था भिखारी दास। अब वो नाम छिपाने के लिए जब पूछा कि आपका नाम किसने रखा, कि बाहर नाम किसने रखा, पंडित रखते हैं। कूड़े में कोई पैदा नहीं है, कूड़े मल। भैया आप उनके पास जाओगे तभी तो वो रखेंगे ना। एक तरफ ब्राह्मण को गाली दे रहे हो, उसके बिना ब्याह शादी भी नहीं कर रहे हो। सबसे पहले पूछेंगे अरे ये हमारी लड़की आईएएस बन गई, अब लड़का बताओ कोई अच्छा सा, उसके दिन बताओ कब कब उस किस दिन की शादी है। एक तरफ जो है आप जय भीम भी कह रहे हो, नमो बुद्धाय भी कह रहे हो, रविदास भी कह रहे हो, कबीर साहब भी कह रहे हो, और उसके बाद जब शादी की बारी आती है जय श्री राम भी बोलते हो। तो ये भाई दोगलापन क्यों है? सर्टिफिकेट लिया हुआ है चमार का आरक्षण के आधार पर, क्यों विजेंद्र जी? और विरोध करते हैं नहीं जी हम तो जय भीम बोलेंगे। जय भीम बोलिए, नमो बुद्धाय भी बोलिए, लेकिन जब बारी आती है आरक्षण की तो आरक्षण के लिए जंतर मंतर पे कोई नहीं जाता, कोई नहीं जाता जंतर मंतर पे। जंतर मंतर पे सिर्फ वे लोग जाते हैं जो यहां से ट्रक भर करके, टेम्पो भर करके, कोई चावल ले जाता है, कोई जो है कड़ी पकोड़ा ले जाता है, वहां खा करके अपनी बीवी को और बच्चे को घुमा करके ले आता है। इससे बढ़िया कोई क्रांति नहीं आती है। क्रांति आती, हालांकि मुझे मालूम है ये फ्री में मिल गया होगा, समाज का अपना व्यक्ति है विजेंद्र भाई, चेयरमैन साहब यहाँ के, लेकिन अगर यही आप विचार गोष्ठी बाहर रखते तो कम से कम 50-100 लोगों को बाहर पता चलता कि हाँ बाबा साहब कौन थे, क्या थे, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर विचारे ये समस्याएं सभी। अभी हमारी बहुत बुरी हालत होने वाली है, कभी आप ये सोच रहे हैं।
मेरी पीढ़ी तो निकल गई, मैंने तो अपना जो करना था कर लिया और आगे भी करूंगा। लेकिन क्या जो गांव से निकल करके यहां आ गए, उन्होंने अपना अच्छा मकान भी बना लिया, सब कुछ बना लिया, किसी एक व्यक्ति ने भी एक बच्चा गोद लिया? हाथ खड़ा करिए, किसी ने एक बच्चा गोद लिया हो? एक आदमी, ये बताइए, पूरे सभागार में एक व्यक्ति। और हमने, हमारी नौकरी किसकी बदौलत लगी थी? जिस कॉलेज में हूं और मैं 5 साल रहा, मेरी 1600 लड़कियां थी। 1600 लड़कियां, वो 1600 लड़कियां जब सुबह आती थी, सर आज मेरी फीस नहीं भर सकती। मैंने, क्यों? पापा दारू पीता है, मारता है मम्मी को, और मम्मी ने जो है व्रत रखे थे नवरात्र के। मैंने फिर कि मारता है पीटता है, लेकिन मैंने कहा तूने कुछ कहा? मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी आपको खूब मारते पीटते, फिर क्यों नहीं आप आवाज होते? नहीं बेटी, ये कितना ही मारे पीटे, तेरा पापा जो है मारे पीटे कितना भी, मेरा पति मेरा देवता है। ऐसे देवता है हमारे यहाँ, देवता ऐसे हैं। उन देवताओं को क्या करना है? भाई भंडारी जी कह रहे थे, मैं भंडारी जी का इसलिए नाम ले रहा हूं, बड़ा भाई ये कुछ कहेगा भी नहीं और बात को मानेगा भी। जिनको इन्होंने प्रिंसिपल बनाया, सबसे पहले उन्होंने इनकी टांग खींची थी। ना टांग खींचो तो पूछ लो। सबसे पहले ये समाज जो है, अभी कह रही थी मैडम ने, कह रही थी, और केपी भाई कह रहा था शेखर जी से, शेखर जी हमारे को वाइस प्रिंसिपल नहीं बनाया, प्रिंसिपल नहीं बनाया। जब तक हम खुद अपने आप साथियों एक नहीं हो जाएंगे, सब कहते हैं, याद विचार गोष्ठी का यही था कि हम जब अलग अलग इसमें बटे हुए हैं, हम एक नहीं होंगे। उसका फायदा किसको जा रहा है? पार्टियों को जा रहा है। अब मैं करूंगा राजनीति की बात। राजनीति की इसलिए बात करूंगा, आम आदमी पार्टी इस देश के अंदर आई और दिल्ली के अंदर आई। किसने बनाया? आप लोगों ने बनाया, और किसी ने नहीं बनाया। आपको क्या मिला? 2014 के बाद आपका जो अवार्ड मिलता था, मुझे लास्ट में मिला था 15, दिल्ली सरकार ने अवार्ड दिया था, उसके बाद राष्ट्रपति अवार्ड मुझे मिला था। 15 के बाद आपको दिल्ली सरकार का डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड आज तक नहीं मिला। किसी ने बोला? चरण सिंह भंडारी के तो चेले हैं राजेंद्र पाल गौतम, खूब चाय भी पियाएंगे, रसगुल्ले भी खाए आएंगे, नमकीन भी खाए आएंगे। मैं भी सामने बैठा था वहां पर। मेरे को भी जब मैं बोलने लगा, अरे गुरुजी खा लो ना मिठाई पहले। भैया मिठाई खाने नहीं आया। 700 करोड़ रुपया स्कॉलरशिप का आज तक नहीं मिला है शेखर जी, दिल्ली सरकार का। विदेशों में पिछले 10 साल से बच्चे नहीं गए हैं। कोई बोला? स्कॉलरशिप नहीं मिली। दिल्ली के अंदर 32 कॉलेज है दिल्ली सरकार के, 2200 जो है प्रोफेसर बनने हैं SC ST के। कोई बोला? 2200 कम संख्या नहीं है। मैं गया शेखर जी के पास, और शेखर जी ने वो काम किया है, एक बार ताली बजा दो इनके लिए। कहने की नहीं होती वो बात। 4500 वैकेंसी बैकलॉग की निकाली, 4500। और उसका परिणाम है 10-12 सांसद आए थे, और सारे DOPT, UGC, MHRD सारे सब कहने लगे भाई सबको बुला लो, हंसराज सुमन को अंदर मत बुलाओ। वाइस चांसलर भी डरता है जब हमारी यूनिटी हो तो। हमने अपनी यूनिटी दिखाई थी, इसलिए 4500 वैकेंसी। अभी पूछ रहे थे शेखर जी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बड़ा, मैंने कहा भाई साहब इतनी भरी जा रहे हैं लोग कि कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। ये किसकी बदौलत है? ये हमारे संगठन की शक्ति की बदौलत है। अगर हम भी जो है आपकी तरह से, कोई सुप्रीमो लिखेगा,
कोई सीनियर प्रिंसिपल लिखेगा, घर में तो आपकी घरवाली नहीं पूछती। सच्चाई है, मास्टर की कोई घरवाली नहीं पूछती है। कभी आप ये सोच रहे हो, ये भ्रम है आपका? ये हकीकत है, इस हकीकत को स्वीकार कर लो। बेगराम ने, केपी सिंगर विजेंद्र ने तो स्वीकार कर लिया पहले से। इसलिए जो है ये 10:30-11 बजे से पहले घर में जाते नहीं है, क्योंकि इनकी घरवाले भी कहते हैं अगर जल्दी आ गया तो परेशान करेगा। मास्टर जो है ना अपनी अपनी कहता है और दूसरे की किसी नहीं सुनता। तो दोस्तों, कुछ ऐसी चीजें हमें अपने अंदर से ये नव ब्राह्मणवाद निकालना है। सबसे पहले ये नव ब्राह्मणवाद जो है क्या है, इसका थोड़ा सा मैं 2 मिनट और लूंगा बस। बिल्कुल उससे बहुत ज्यादा। आज गांव के अंदर खटीक कहता है मैं चमार के साथ नहीं बैठता, चमार कहता है मैं जुल्हे के साथ नहीं बैठता, जुल्हा कहता है कि मैं पासी के साथ नहीं, पासी कहता है कि मैं वाल्मीकि के साथ। अरे भैया, आप यहां बाबा साहब के इस कारवा को आगे बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। इसी में सबसे ज्यादा अगर संख्या होगी, बुरा मत मानिएगा, चमारों की होगी सबसे ज्यादा। या बाबा साहब ने चमारों के लिए आरक्षण दिया था, और वो लोग जो है जब दिल्ली विश्वविद्यालय में लगने लगे, सबसे पहला अपॉइंटमेंट दिल्ली विश्वविद्यालय में मेरा ही हुआ था। पहला अपॉइंटमेंट है मेरा। और जब अपॉइंटमेंट हुआ, अरे यार वो तो शेड्यूल कास्ट है, चमार है। तो मैंने उसको बताया, बात सुन, मैं यूनिवर्सिटी टॉपर हूं, तेरे जैसे मेरे यहां पानी भरते हैं मेरे यहां, समझे? और दिल्ली विश्वविद्यालय का छोटे मोटे कॉलेज का नहीं हूं। मैडम हंसराज मेरा नाम है, हंसराज कॉलेज ही मेरा हो रहा है BA। ऐसे नहीं है। नव ब्राह्मणवाद पहले हमें अपने अंदर से निकालना पड़ेगा केपी भाई। हमें पासी को भी लेके चलना पड़ेगा, वाल्मीकि को भी, खटीक को, सबको लेके एक साथ लेके चलना पड़ेगा। जब आप ये लड़ाई लड़ सकते हो, जब आप जो है अपने अधिकारों के लिए वो लड़ सकते हो। जिताया बहुत अच्छी बात आपने आम आदमी पार्टी को, लेकिन कंट्रेक्चुअल ले आए भाई साहब। वो कोई ऐसा वो नहीं है जहां कंट्रेक्चुअल ना हो। मैं भी बड़ी उससे इनकी पार्टी में गया था, मुझे चेयरमैन बनाया था, और मैंने भी 28 चेयरमैन बनाए थे कॉलेजों के, और मेरे अंडर में भी 7-8 यूनिवर्सिटी थी। लेकिन मेरा भी भ्रम टूट गया जब मैं केजरीवाल से जब कहने लगा कि ये चीजें करो, तो भाई साहब वो बाबा साहब की फोटो तो लगाता, लेकिन सबसे ज्यादा आरक्षण का विरोधी वो आदमी है। सबसे ज्यादा मैंने लाखों रुपया खर्च किया, मैंने किसी से मांगा नहीं है, अपना पैसा खर्च किया, संगठन को खड़ा किया। और दिल्ली के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसका कोई कैंडिडेट पिछले 6 साल से जीतता नहीं था। मैं 2 कैंडिडेट उसके जिता के AC मेंबर लेके आया था, 2 कैंडिडेट को जिता के ले आया था मैं। और उसके बाद जब उसके पास मांगने जाते तो मैं कैसे देखता हूं, जैसे सांड देखता। SC ST को ऐसे देखता है। और आप कहते हैं कि हमारे सारे टीचर बैठे हुए हैं। मुझे कहना नहीं चाहिए शिखर जी ये बातें, क्योंकि हमारे अपने समाज के लोग हैं। 9वीं और 11वीं में सबसे ज्यादा बच्चे फेल हुए हैं इस बार। नहीं हुए तो बता दो, रिपोर्ट कहती है। मैंने RTI से भी मांगा, और वैसे भी मैं उस पर रिसर्च कर रहा हूं। और सफाई कर्मचारी, हमारे भाई तो जो है ना, झाड़ू ऐसी मिल गई उसको, सारे के सारे भाई, जबकि उनको कोई परमानेंट नहीं कर रहा है। सरकारी स्कूलों में बच्चे किसके पढ़ते हैं भाई? हमारे पढ़ते हैं ना। आप 70 MLA हैं, एक भी MLA दिखा दीजिए, कहते हैं कि हमने वर्ल्ड में मॉडल स्कूल बनाए, फलाने बनाए। एक भी MLA का या निगम पार्षद का बेटा बेटी किसी सरकारी विद्यालय में पढ़ता हो तो, अरे हम तो तब जाने ना जब आप उन बच्चों को कहते जी हमने कितने दिखाए हैं मॉडल स्कूल, कितने दिखाए हैं, कितना पैसा दिया उस अखबार को, आप पूछिए तो सही। अगर अमेरिका में तो आप झंडा लहरा रहे हैं, दिल्ली के स्कूलों में जाइए ना, गांव के अंदर
शेखर जी, साइंस नहीं है, कॉमर्स नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है। पिछले 10 सालों से टीचर्स की वैकेंसी खाली पड़ी हुई है। और जब वो बच्चे हमारे पास आते हैं, बुरा मत मानिए मैडम, जब वो बच्चा हमारे पास आता, जब उससे हम पूछते हैं कि प्रेमचंद की 5 कहानियां बताइए, वो एक भी नहीं बता पाता। वो कहता सर मैं क्या करूं, मुझे तो पढ़ाया नहीं गया। ये हालत है। आज सबसे ज्यादा जो बच्चे आ रहे हैं, और पिछले 2 सालों के अंदर देखिए कोरोना काल में आपके समाज के बच्चे ड्रॉप आउट हुए। अगर ये ड्रॉप आउट नहीं हुए तो आप जाकर के देखिए, रिपोर्ट देखिए आप कितनी नौकरी मिली है। देश के अंदर 11.8 लाख वैकेंसी SC ST OBC के सारी की सारी खाली पड़ी हुई है, कोई नहीं उठाता। सवाल उठते हैं, रिपोर्ट भी आती है, रिपोर्ट बना बना करके शेखर जी भी देते हैं, सांसद भी वो करते हैं, लेकिन लागू कराने वाले कौन लोग हैं? लागू करने वाले कौन लोग हैं? लागू करने वाले वे लोग हैं जिसके ऊपर आप दबाव नहीं बनाते। दबाव की राजनीति आपको सबसे पहले करनी चाहिए, सब एक संगठित होकर के। जब तक आप दबाव की राजनीति नहीं करेंगे, हालांकि मैं 2 क्लास एक साथ लेता हूं, लेकिन केपी भाई बोला कि सर ये जो सभागार है दूसरों के लिए, पहले से वो बुक है, तो मैं उनका सम्मान करते हुए, और कुछ लोग मुझे गाली भी दे रहे होंगे कि अच्छा भूखा मार दिया इसने। भैया आटा तो रोज घर खाते हो, एक दिन अगर आटा नहीं खाएंगे, ये सब्जी पूड़ी नहीं खाएंगे तो कोई मर नहीं जाएंगे। मान्यवर काशीराम जी 19 दिन तक मेरे साथ भूखे रहे थे दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर। बोले कि जब एक हंसराज सुमन जो है भूखा रह सकता तो मैं क्यों नहीं रह सकता? आप एक दिन के लिए भूखा नहीं रह सकते। एक दिन में संसद बन जाएगी, पार्लियामेंट बाबा साहब के नाम से बन जाएगी, लेकिन वो कहावत है ना, भगत सिंह तो पैदा हो लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में पैदा होना चाहिए। भगत सिंह तो सब बनना चाहते हैं, लेकिन अपने घर में, अपने पड़ोसी के घर में। साथियों, आपने बुलाया, बहुत बहुत मैं संगठन का, और खास करके ये जो संगठन है, और उन्होंने घोषणा भी कर दी। मैडम शशि जी नाम है, डॉक्टर शशि जी, हमारी शुभकामनाएं हैं कि 2023 में अगर चुनाव होते हैं, अगर लोकतांत्रिक तरीके से होते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से होंगे नहीं, ये भी मैं आपको बता दूं। आपको 2 चीजें करनी होंगी, मैं वो बाद में बैठ करके आपसे बात करूंगा। चुनाव कैसे जीते जाते हैं, बहुत चुनाव लड़वाए, लड़े भी। तो साथियों, आपने बुलाया, 2-4 नारे के साथ में मेरा जवाब दीजिए। अपने निश्चयों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति हम केवल बहक रहे हैं। दूसरा, जो हम बात करते हैं बाबा साहब की, केवल बाबा साहब की जय भीम बोलते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की नहीं मानते हैं। ये कारवा पीछे जाने का कारण केवल यही है। दूसरी और भी बहुत सारे कारण हैं कि हम जो हमारे चीफ गेस्ट साहब ने बात कही, वो बिल्कुल सही बात है। SC ST के लोग हैं, लेकिन वो बिखरे हुए हैं। इसका उदाहरण महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में बाबा साहब को मानने वाले सबसे ज्यादा लोग हैं, लेकिन वो आज तक अपनी वहां पर सरकार नहीं बना पाए, क्योंकि वहां ज्यादा बुद्धिमान लोग रहते हैं। और मैं अर्थशास्त्र का प्रवक्ता रहा हूं, मैं जानता हूं इस बात को। जहां 6 शास्त्री होते हैं और 7वां मत निकल के आता है, बुद्धिमानों की ये बात होती है। सभ्य सत्ता सुखी ओंतु, सभ्य ओंतु चखे विनो, सभ्य भद्राणि पश्यन्तु महाकंचन महागम। साधु साधु साधु, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि,
नमस्कार, मैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल दिल्ली से राजकुमार सिंह रिपोर्ट को लेकर आज यहाँ पर दिल्ली के अंदर गगन सिनेमा के पास में यहाँ पर जॉइंट एंड शेड्यूल कास्ट फास्ट एंड विचार गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। जो टीचर्स गण हैं और हम जानना चाहेंगे यहाँ पर जो इसके डेवलपमेंट चीफ डायरेक्टर जी हैं विजेंद्र कुमार मार्शल जी से जाएंगे। साहब, आज इस विचार गोष्ठी की क्या जरूरत पड़ती है? देखिए, विचार गोष्ठी की जरूरत इसलिए पड़ती है कि विचारों को जब मांझा जाता है तो उनको ताज़ा किया जाता है और ताज़ा करने से एक प्रेरणा मिलती है, इसीलिए विचार गोष्ठी की जरूरत है। ये बहुजन समाज जो है जाग नहीं रहा था, क्या करना है? इसी विषय से गोष्ठी की विषय। देखिए, बहुजन समाज जो आज जिसको बार बार कहा जाता है कि जाग नहीं रहा है, ये इस तरह जागा हुआ है, जागा हुआ तो है लेकिन इस तरह जागा हुआ है कि जाग करके भी स्वभाव बना हुआ है। जैसे कोई आदमी साधारण भाषा में कहते हैं कि वो दड़ खींचे पड़ा है, वो जागा तो है लेकिन वो अपने लिए काम नहीं कर रहा है, इसीलिए इसको सोया समाज मैम साहब ने पूछना चाहिए मैंने पढ़ाया आज रिजल्ट निकला है नकारात्मक है, ये बात सही है गलत है? सर, उस समय सभी की जो सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग ये जो बात सही थी कि उन्होंने जिनको भी पढ़ाने के लिए बाहर भेजा था पढ़ने के लिए, उन लोगों ने उनमें से आधे से ज़्यादा लोग वहीं रुके। जो लौट कर आए उन्होंने अपनी कंट्री की देश की सेवा नहीं की, अपने लोगों की देखभाल नहीं की, उनकी सेवा नहीं की और बाबा साहब की जो प्रेरणा थी उसे लेकर वो आगे नहीं बढ़ी। धन्यवाद। हमारे जी आज इसका संदेश कहाँ तक जाएगा? आज जो विचार गोष्ठी की है टीचरों से। सर, मैं पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने इस पूरे प्रोग्राम को कवर किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो आज की जो संगोष्ठी है, वैचारिक संगोष्ठी, इसका पूरे दिल्ली के अंदर क्या पूरे इंडिया के अंदर इसका एक अच्छा संदेश जाएगा कि बाबा साहब के जो विचार हैं उसके ऊपर चलेगा, उसके ऊपर जो विमला जी के मुझे उम्मीद है कि सभी बाबा साहब की बातों के ऊपर अपना चलन करेंगे, उसमें चलेंगे, उनके विचारों को मानेंगे। धन्यवाद। मैम, इसका परिणाम क्या निकलेगा सभी तक जो आज विचार गोष्ठी के लिए? हाँ जी, ज़्यादातर लोगों तक बात पहुँचेगी, समाज के लोग उनसे जुड़ेंगे, ज़्यादातर लोगों तक बात पहुँचेगी, समाज के लोग उनसे जुड़ेंगे ज़्यादा तक, और जहाँ तक आपका न्यूज़पेपर पहुँचेगा वहाँ तक हम पहुँच पाएंगे, ज़्यादातर लोग हमसे जुड़ेंगे। मनोहर जी, आपका क्या विचार है इस गोष्ठी के विषय में? मेरा ये विचार है कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब के विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस तरह की जो संगोष्ठियाँ होती रहनी चाहिए ताकि लोग उनके विचारों पर चलें, उन्हें समझें। और जो आज की ज़रूरत है वो ज़रूरत कहती है कि हम सब एक हो जाएं और मिलकर बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ाएं। आज का समाज जागेगा सब, बताइए आप। इसी तरह से अगर विचार गोष्ठी चलती रहे आप लोगों के माध्यम से समाज में एक नई ऊर्जा प्रदान हो और सभी समाज के लोग मिल करके आपस में बाबा साहब के बताए हुए जो रास्ते हैं, जो बाबा साहब के उसूल हैं, सिद्धांत हैं, जो हमको बाबा साहब दे गए, उनको माने, उस रास्ते पर चलें और उस कारवा को बाबा साहब के आगे बढ़ाएं, तभी जो है हमारा समाज आगे बढ़ेगा और सभी लोग विकास के। धन्यवाद। देखिए, यहाँ पर टीचर्स गण आए हैं, सभी जगह से प्रिंसिपल साहब हैं और अन्य यहाँ पर टीचर्स हैं, तो यहाँ पर इसका जो आज परिणाम निकलेगा बहुत अच्छा निकलेगा। जो सभी प्रकार के यहाँ पर टीचर प्रिंसिपल उपस्थित है और हम जानना चाहेंगे और भी हमारे मान्यवर जी हैं यहाँ पर, अध्यक्ष जी, आपका शुभ नाम था? के.पी. सिंह अध्यक्ष जी यहाँ पर, आप कुछ कहना चाहोगे जो आज की विचार गोष्ठी की गई यहाँ पर? बाबा साहब ने एक बात कही थी कि संगठित रहो, संघर्ष करो। जी, शिक्षित हम बन गए हैं, संगठित नहीं हो रहे हैं और संगठित होने के लिए ऐसे आयोजन हमें करते रहने चाहिए। हमें अपने समाज को जगाते रहना चाहिए और समाज को अच्छे संदेश देने चाहिए। हमें एक सूत्र में बांधना है समाज को, और एक सूत्र में जब बनेंगे तो हम अपने समाज की बात को कहीं उठा सकेंगे। क्योंकि मैंने खुद लिखा है कुछ लाइनें कि जग में कायर बनकर हमको रहना नहीं सुहाता, अब भारत की जनता के कण कण से यही स्वर आता, अब रुक न सकेगा प्रलयकारी, होगा ये तूफान।
उसी ने किया, जगत कल्याण उसी ने किया, नारी कल्याण। ये सर आप कुछ कहना चाहोगे आज की विचार गोष्ठी के बारे में? सबसे पहले तो राजकुमार जी मैं आपको धन्यवाद दूंगा बहुत धन्यवाद। कि आप जैसे पत्रकार जो हमारे मीडिया में हमारी आवाज़ को उठा रहे हैं। ये हमारी मीडिया हमारी बात को उठाता ही नहीं है। सबसे पहली बात तो हमारे साथ इस जगह पर भी एक पक्षपात होता है। दूसरा, बाबा साहब की 132वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो साथी यहाँ आए उनका भी धन्यवाद करूँगा। और आप क्या पूछना चाहते हैं? सर बाबा साहब ने जो 16 बच्चों को पढ़ाया, आज ये विचार निकल कर का आया कि उन्होंने धोखा दिया, ये क्या कारण था? सर ऐसा है, हमारा जो शिक्षित समाज है, बाबा साहब को पहले भी हमारे लोगों ने धोखा दिया था और आज भी जो शिक्षित समाज है वो एकत्र नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हम बट करके हमारे अधिकारों का सही जगह से संरक्षण नहीं कर पा रहे। धन्यवाद। सर मानवेंद्र जी, बाबा साहब ने कहा था कि जो मैं आपको तोहफा देकर जा रहा हूँ, अगर अब इस आगे भी न चला सकूँ तो इसको मिटाना नहीं है। ये किस कारण से कहा था बाबा साहब ने? क्या पता था बाबा साहब को इसके बारे में? जैसा अभी आपने जिक्र किया था 16 बच्चों का, जी जी जी, उसी के आधार पर बाबा साहब को ये संकल्प है कि मेरा कारवां इस सोच को मैं लेकर चला हूँ, आगे न बढ़ पाए। उन्होंने ये कहा था भाई जिस कारवां को मैं यहाँ तक ले आया हूँ, कम से कम इसको यहाँ तो रोक के ही रखना है, यदि आगे नहीं बढ़ा सको तो। वैसे तो कोशिश करो कि इसको आगे बढ़ाया जाए, यदि आगे नहीं बढ़ा सको तो कम से कम इसको यहाँ पर रोक के रखना है। इस तरह की जो संगोष्ठी है, इस तरह की संगोष्ठी समाज में जगाने का काम करता है। समाज में इस तरह की संगोष्ठियों से जागरूकता फैलती है, उसमें कहीं बहुत ज़्यादा जो योगदान है वो आप लोगों का है। आप लोगों के लिए इसका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और प्रचार प्रसार के लिए। बाबा साहब का जो मूल मंत्र है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। संघर्ष तो लास्ट परिणति है। यदि हम संगठित हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे तो संघर्ष तो होगा ही, लेकिन शिक्षित होने का जो अर्थ था, मैं अपनी तरफ से समझता हूँ कि बाबा साहब का जो आशय था शायद खाली अक्षर से ज्ञान से नहीं था कि हम 10वीं 12वीं पढ़ गए या MA कर गए। इसके साथ साथ उनका ये भी था कि हम अपने समाज को भी समझ सकें, अपने समाज को हम कैसे आगे ले जा सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं। ये भी उनका आशय शिक्षित होने से। हम जितने शिक्षित होंगे, अक्षर से डिग्रियों से शिक्षित होंगे, तो आगे हम नौकरी पर रहेंगे, सर्विस पर रहेंगे, आगे आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करेंगे। और यदि हमें सामाजिक शिक्षा हमें प्राप्त होगी, यानी सामाजिक रूप से भी हम शिक्षित होंगे, तो हमारा समाज कैसे आगे बढ़ सकता है। जैसा कि आज का ये टॉपिक था कि बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने में कैसे गति दी जा सकती है, वो हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। बाबा साहब के जो मूल आधार हैं उन पर चलकर, बाबा साहब के रास्तों पर चलकर, बताए हुए मार्ग पर चलकर और तथागत भगवान बुद्ध के बताए हुए धर्म पर चलकर जो समता मूलक समाज की स्थापना का मोहन जी, आप कुछ कहना चाहोगे? जी सर, हमारा समाज बहुजन समाज जाग नहीं रहा, तो इतना ही समझाने का आज टीचर के लोगों ने, हमारे मान्य अध्यापक जी बहुत आए हैं, लेकिन उन्होंने ये बात रखी कि अभी जाग नहीं रहा है। लोगों के अंदर अहम की भावना है पढ़ाई के प्रति, जो पढ़े लिखे हैं। आप कहना चाहोगे क्या? सर यदि मैं कुछ इस तरह बोलना चाहूँगा। धन्यवाद सर, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद और मीडिया का, आप वाले चैनल का भी, कि मतलब किश्तियाँ डगमगाने लगती हैं, तूफान चले आते हैं। किश्तियाँ डगमगाने लगती हैं, तूफान चले आते हैं, केवल यादें रह जाती हैं, बाबा साहब जैसे इंसान चले जाते हैं। दूसरी बात ये थी कि सर बाबा साहब ने बहुत कुछ बताया था, अगर उनको हम उनकी 10 दिशा के अनुसार चलें तो सब लोग जागेंगे। लेकिन लोगों को क्या करना है, सत्य और कल्पना में अंतर समझना। जैसे सर ने बताया था, सत्य का मतलब बाबा साहब ने बोला जो है उसको स्वीकार करो। आप जबरदस्ती के फालतू ढोंग और दूसरों के कहने में विश्वास मत कीजिए, क्योंकि पत्ते तो हर पेड़ में होते हैं मगर गिरता है कोई कोई। पत्ते तो हर पेड़ में होते हैं मगर गिरता है कोई कोई। शिक्षा तो लोग बहुत देते हैं, लेकिन बाबा साहब जैसे दे पाता है कोई कोई, दे पाता है कोई कोई। तेल में ना हो यदि कचरा तो गाड़ी रुक नहीं सकती, तेल में ना हो यदि कचरा तो गाड़ी रुक नहीं सकती। और बाबा साहब की बातों में हो, उनकी बातों में हो असली श्रद्धा, तो हमारी कोई भी समस्या ज़्यादा समय ठहर नहीं सकती। भैया धन्यवाद। देखिए हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे टीचर्स हैं, मैं नहीं जानता क्या सुमन हंसराज जी हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, टीचर्स हैं या किसी अफसर से रिटायर हैं। मैं जानना चाहूँगा साहब आपका परिचय।
मेरा नाम प्रोफेसर हंसराज सुमन है, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ। तो आप साहब ये जो बहुजन समाज है जाग नहीं रहा, किसी तरह की कोई प्रक्रिया नहीं हो रही है, शोर मच रहा है पढ़े लिखे लोगों का, ये कारण क्या है? अपने विचारों के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों के माध्यम से जगाने का काम किया। बहुत अच्छा। तो जगाया जा रहा है। 75 साल से शिक्षक जगा रहा है, स्कूलों में जगा रहा है, लेकिन अब जो है उसने ये ठाना है कि अब जो है गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर के हमें लोगों को जगाना है बाबा साहब के उन विचार। गोष्ठी के विचार के बारे में जैसे मैंने पहले भी कहा है, एक अध्यापक कक्षा में 50-100 विद्यार्थियों को जो है पढ़ाता है, जगाता है अपने विचारों के माध्यम से। आज का जो कार्यक्रम है गगन सिनेमा के अंतर्गत जो कार्यक्रम किया है इस नगरी में, ये एक मैसेज जाएगा यहाँ से पूरे भारत के अंदर। ये मैसेज चला गया है कि दिल्ली के टीचर्स ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को जो है उनके सिद्धांतों को जगाने का काम यहाँ से किया है। तो आज से जो है आप ये मान के चलिए 132वीं जयंती के अवसर पर अभी जो है बुद्ध पूर्णिमा गई है, उनके गुरु थे, बाबा साहब के गुरु थे, और अभी 3 तारीख को जो है उनके दूसरे गुरु की जयंती है कबीर साहिब की, और उसके बाद जो है उससे पहले जो है ज्योतिबा फुले की जयंती गई है। तो ये जगाने का काम हो रहा है एक शिक्षक के माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से, एसोसिएशन के माध्यम से। दिल्ली के अंदर एकमात्र यही यूनियन है जो जगाने का काम कर रही है। सुप्रीमो बहुत है, अपने आप को सुप्रीमो कह रहे हैं, कोई सीनियर प्रिंसिपल, कोई ये, अरे मरे हुए आदमी को आप ढो रहे हो। जो जीवित है, जो काम करने वाला है और जो आपकी आवाज को उठा रहा है समाचार पत्रों में या यूजीसी में, पार्लियामेंट्री कमेटी में, कमीशन में, और इसके अलावा डीओपीटी में जाकर। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल को बचाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और बेल आइकन घंटी बजाना ना भूलें। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय भारत के लोकतंत्र की, जय भारत के संविधान की, जय भारत, नमो बुद्धाय।